क्विक रिवीजन के शो में आज का टॉपिक है सभी प्रमुख आर्थिक अधिनियम। यानी जितने भी इकोनॉमिक्स में मेजर एक्ट हुए हैं और उनसे संबंधित जो भी पॉइंट है सभी को देखेंगे। तो अगर आपका एनटीपीसी का एग्जाम है तो आपके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई भी एग्जाम हो सब में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अधिनियम क्या होता है, बहुत सारे लोगों को अधिनियम नहीं पता होगा। तो नॉर्मली ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए संसद में कोई सबसे पहले क्या होता है कि कोई बिल आता है, बिल यानी विधेयक। उसके बाद क्या होगा, ये पास होगा। पास होने के बाद क्या होता है, राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है उसमें। और जैसे ही सिग्नेचर हो जाता है तो वो बिल जो आया था वो एक्ट बन जाता है। एक्ट बनकर पूरे देश में या जिस क्षेत्र के लिए बनाया गया उस पर लागू हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक्ट कहते हैं। एक्ट का मतलब एक ऐसा कानून जो पूरे देश में या जिस क्षेत्र के लिए बनाया गया उस पर लागू हो जाएगा और वो सभी को मानना पड़ेगा। तो इसी प्रकार बहुत सारे एक्ट आए हुए हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट कब आया, तो 1934 में आया। इससे होता क्या है, आरबीआई एक्ट के तहत ही क्या होती है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जो इस समय भारत में है, जो बैंकों का बैंक है, तो आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। तो कभी ये पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत होती है, तो वो अधिनियम कौन सा था, 1934। तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। यही रीजन भी है कि जो फाइनेंशियल ईयर चलता है अपने यहाँ 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। उसके बाद फिर आता है बैंकिंग विनियमन एक्ट 1949 में आता है। यानी 34 से 15 साल बाद, कितने साल बाद, इसी प्रकार आपको याद रखना है, 15 साल बाद बैंकिंग विनियमन एक्ट आता है। इससे होता क्या है कि आरबीआई को पूरा बैंकों को रेगुलेट करने की अथॉरिटी दे दी जाती है। यानी बैंकों को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास हो जाती है, आरबीआई के पास। कब ये एक्ट आया, तो 1949 में। 1949 बैंकिंग विनियमन यानी रेगुलेशन एक्ट के तहत ही आरबीआई को पावर मिल जाता है, वो बैंकों का बैंक बन जाता है। यानी कुछ भी अगर आरबीआई कहेगा तो वो सभी बैंकों पर लागू होता है और बैंकों को वो बात माननी भी पड़ती है। उसके बाद फिर आता है एसबीआई एक्ट। तो एसबीआई एक्ट कब आता है, 1955 में। कैसे याद रखना है, मान लीजिए आपको शादी में लुटाने के लिए 5-5 का नोट चाहिए, तो आप कहाँ पर जाएंगे, अपने सबसे पास वाली एसबीआई ब्रांच में जाएंगे। अभी एसबीआई का ब्रांच पूरे भारत में लगभग हर जगह है, सबसे ज्यादा ब्रांच इसी का है। तो इसी से आपको याद रखना है, 5-5 का नोट के लिए आपको जाना है। तो एसबीआई एक्ट 1955 में है। तो 19 यानी सदी तो 19 चलेगी, लेकिन बाद वाला जो टाइम पीरियड है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो एसबीआई एक्ट 1955 में आया। इसके तहत होता क्या है, तो इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर एसबीआई कर दिया जाता है। जो पहले इंपीरियल बैंक था उसका नाम बदलकर 1955 में एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाता है। उसके बाद फिर आता है 1989 में सिडबी एक्ट। इससे पहले आपको दो चीज और बैंकिंग में याद रखना है, जैसे 1969 में 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। तो कभी ये पूछा जाए कि 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी पहला चरण है, इसमें 14 बैंकों का होता है। और यही 1980 में दूसरा चरण आता है, इसमें 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। अच्छा, कैसे राष्ट्रीयकरण होता है, तो ये चीज उसमें रेगुलेशन में था कि 50 करोड़ से ऊपर जिसकी जमा राशि है जिस बैंक की, यानी जिस निजी बैंक की जमा राशि 50 करोड़ से ऊपर है उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। लेकिन 1980 में जो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, इसमें जो मानक था वो 200 करोड़ था। तो कभी पूछा जाए तो ये चीज आप बता भी सकते हैं। नॉर्मली कभी पूछा नहीं जाता, ये जरूर पूछा जाता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ, तो 1969 में हुआ, 19 जुलाई को हुआ। उसके बाद आता है सिडबी एक्ट, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया।
तो आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है, कभी पूछ लेता है यस का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, तो बता भी सकते हैं। तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1989 में एक्ट आया ये। इससे होता क्या है कि जो स्मॉल इंडस्ट्रियों के विकास के लिए एक बैंक की स्थापना होती है सिडबी की, तो यही आपको याद रखना है कि सिडबी एक्ट कब आया था, 1989 में आया था। तो आरबीआई 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम यानी आरबीआई को पूरा पावर कब मिल जाता है बैंकों को रेगुलेट करने के लिए, 1949, एसबीआई एक्ट 1955, सिडबी 1989, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पहला चरण 1969, 1980 में दूसरा चरण, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। उसके बाद एक एक्ट आता है सेबी। तो सेबी, देखिए सेबी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना तो 1988 में हुई थी, लेकिन उस समय वो गैर वैधानिक था। बाद में जब 1992 में एक्ट आता है तब उसको वैधानिक यानी लीगल दर्जा दे दिया जाता है और एक तरीके से उसको पावर दे दिया जाता है शेयर मार्केट को नियंत्रित करने के लिए। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो 1992 कभी, देखिए स्थापना कभी सेबी का पूछेगा तो 1988 होगा, लेकिन अगर कभी ये पूछे कि एक्ट कब आया था तो एक्ट बाद में आया था, एक्ट के तहत उसको पावर मिला है तो 1992। क्यों आया था, आपने सुना भी होगा 1992 का जो हर्षद मेहता स्कैम था, उसी के बाद ही ये 1992 में एक्ट आया था और इसको पावर भी दे दिया गया कि स्टॉक मार्केट को सही से वो नियंत्रित करे। उसके बाद फिर एक आता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए आया। कब आया, तो 1999 में आया। इसको कैसे याद रखना है, सेबी वाला हर्षद मेहता इसका 1992 से। इंश्योरेंस रेगुलेटरी को कैसे याद रखना है, मान लीजिए आप कोई भी अगर प्रीमियम आपको कराना है इंश्योरेंस का तो आपको 999 रुपए देना पड़ेगा, इसमें पीछे 999 है। तो इसी प्रकार से याद रखना है कि इंश्योरेंस कितने का होगा, 999 का। तो 1999 में आया था इरडा एक्ट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किस लिए आया था, तो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए कि इंश्योरेंस में बहुत ज्यादा फ्रॉडगिरी ये सब चीजें ना हो, उसके लिए आया था। और ये लागू कब हुआ था, 2000 में लागू हुआ था। एक्ट कब आया, 99 में, लागू कब हुआ 2000 में। उसके बाद आता है FRBM एक्ट। FRBM का फुल फॉर्म क्या होगा पूछा जाता है, कभी इस पर पूछा भी शायद गया था कि एफ का मतलब क्या है। तो एफ का मतलब यहाँ फिस्कल है। क्या है, फिस्कल मतलब राजकोषी होता है। तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट इसका फुल फॉर्म होता है FRBM का। तो कब आया ये, 2003 में। किसके लिए आया था यह एक्ट, तो राजकोषीय घाटा को कम करने और अनुशासन लाने के लिए। जैसे जो सरकार का जो घाटा होता है, ओरिजिनल घाटा जो दिखाता है वास्तविक घाटा को, उसको हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो ये इसीलिए आया था कि वो राजकोषीय घाटा कम हो सरकार का। तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में आया था राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए। उसके बाद एक एक्ट आता है सरफाइसी एक्ट। कब आता है, 2002 में आता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मली कभी पूछा नहीं गया, फिर भी आपको याद रखना है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। कब आया, 2002 में आया। किस लिए सरफाइसी एक्ट आया था, तो बैंकों को डूबे हुए कर्ज यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी जो जैसे कोई भी बैंक लोन दे दिया है, अब वो पैसा मिल नहीं रहा है, डूब गया, जैसे विजय माल्या वाला केस है, तो उसको वसूलने के लिए एक दूसरी मतलब बॉडी वो पैसा वसूलेगी। तो उसके लिए सरफाइसी एक्ट आया था कि पैसा को वसूलने के लिए एक बॉडी बनाई जाए। तो सरफाइसी एक्ट किस लिए लाया गया था, कि डूबे हुए कर्ज को वसूलने के लिए जो बैंक देती है, ताकि बैंक एकदम निश्चिंत होकर पैसा दे भी पाए और एक तरीके से देश का ग्रोथ भी सही से हो, डेवलपमेंट भी सही से हो। तो सरफाइसी एक्ट 2002 में आया था। कैसे याद रखना है कि मान लीजिए कि बैंक है SBI, अब SBI लोन दी है 2000
2 रुपए का, और वो लोन मतलब दी है और वो पैसा डूब गया, मतलब वो इंसान पैसा ही नहीं दे पा रहा है 2002 रुपए। तो इसी से याद रखना है कि 2002 में आया था सरफाईसी एक्ट, पैसा यानी जो डूबे हुए पैसे को वसूलने के लिए। तो सेबी 1992 में एक्ट आया, 88 में संस्था बनी थी। इरडा 1999 में आया, 2000 में लागू हुआ इंश्योरेंस के लिए। FRBM एक्ट कब आया? 2003 में, राजकोषीय घाटा कम करने के लिए। सरफाईसी एक्ट 2002 में आया, बैंकों को डूबे हुए कर्ज की वसूली का अधिकार देने के लिए। आगे चलते हैं, उसके बाद आता है MRTP एक्ट। MRTP मतलब क्या होगा? मोनोपोली रिस्ट्रिक्शन ट्रेड पॉलिसी। तो मोनोपोली रिस्ट्रिक्शन ट्रेड पॉलिसी कब आया? 1969 में आया। जब 1969 में अभी बताया मैंने कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था 19 जुलाई को। तो उसी ईयर में MRTP एक्ट भी आया था। तो दोनों आपको याद रखना है। 1969 में मोनोपोली रिस्ट्रिक्शन ट्रेड पॉलिसी एक्ट आया। किस लिए आया था? कि जैसे कोई भी व्यक्ति मोनोपोली न किसी सेक्टर में क्रिएट करे तो उसको मतलब एक तरीके से रेगुलेट करने के लिए मोनोपोली को। जैसे इस समय अगर आप मोनोपोली का सबसे बड़ा एग्जांपल रेलवे देख लीजिए, तो उसमें केवल सरकार ही है, सरकार की मोनोपोली है रेलवे में। वो रेट बढ़ाए घटाए कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको वहीं पर जाना होगा रेलवे के पास। तो मोनोपोली रिस्ट्रिक्शन ट्रेड पॉलिसी 1969 में आया था। फुल फॉर्म क्या होता है? मोनोपोली रिस्ट्रिक्शन ट्रेड पॉलिसी। याद रखना है ये चीज, मोनोपोली को रेगुलेट करने के लिए। बाद में क्या हुआ कि ये एक्ट खत्म भी हो गया, समाप्त कर दिया गया, क्योंकि 1991 में LPG रिफॉर्म आता है। उसी के बाद बहुत सारी चीजें भारत में इकोनॉमी में काफी सुधार भी हुआ। तो जो मोनोपोली को लेकर वो चीजें एक्ट 1969 में आई थी, उसको खत्म करके यानी रिप्लेस कर दिया गया प्रतिस्पर्धा एक्ट के साथ। तो प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन एक्ट कब आया? 2002 में आया। इसने MRTP एक्ट की जगह ली और इसका उद्देश्य क्या था कि बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, यानी एक तरीके से किसी भी व्यापार पे एकदम रिस्ट्रिक्शन नहीं लाना ताकि ग्रोथ और डेवलपमेंट पूरे इकोनॉमी का हो। तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम कंपटीशन एक्ट 2002 में आया था। 2002 में एक पीछे मैंने बताया कौन सा आया था? सरफाईसी वाला, तो वो भी आपको याद रखना है। उसके बाद आया फेरा। सरफाईसी पैसा वसूलने के लिए आया था। प्रतिस्पर्धा एक्ट किसके लिए आया था? प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए, यानी बाजार में एक तरीके से प्रतिस्पर्धा कंपटीशन मची रहे और रेट, ताकि जो कंज्यूमर है उनको सामान सस्ते यानी अच्छे रेट में मिले। उसके बाद आया फेरा एक्ट। बहुत बार पूछा गया फेरा और फेमा। तो फेरा पहले आया था, फेमा बाद में आया था। फेरा का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट या रेगुलेटरी एक्ट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट 1973 में है। इसका उद्देश्य क्या था? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब, फॉरेन एक्सचेंज मतलब समझते हैं क्या है? कि जो मतलब जो विदेशी मुद्रा में व्यापार होता है, जैसे भारत का या किसी भी देश का दूसरे देश से जो व्यापार होता है वो विदेशी मुद्रा में होता है, जैसे डॉलर में इस समय हो रहा है। तो उसी को मतलब डॉलर बना रहे, यानी जो पेमेंट ऑफ बैलेंस आप पढ़े होंगे, BOP जो होता है, तो उसकी समस्या न क्रिएट हो, इसलिए वो चीज यानी फेरा लाया गया था। फेरा एक्ट 1973 में, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम। ये बहुत सख्त कानून था। इसका मतलब ये था कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में है वो बाहर यानी विदेशों में व्यापार करने के लिए वो उसमें बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन था। लेकिन 1991 के बाद इसमें इसको बदल दिया गया। ये जो आर है इसको यम में बदल दिया गया, इसको फेमा कर दिया गया। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो गया। तो ये 73 के बाद ये 1999 में। तो 1999 मैंने एक और बताया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस वाला भी है, और ये भी है फेमा। तो फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, 1999 में आया था। ये फेरा की जगह लिया। विदेशी मुद्रा ये प्रबंधन है, यानी मैनेजमेंट की बात कर रहा है, थोड़ा सा ये लिबरल है। लेकिन जो फेरा था 1973 वाला, वो बहुत ज्यादा सख्त उसमें नियम था। आप फॉरेन में व्यापार जैसे कर रहे हैं तो आप उसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी ताकि विदेशी मुद्रा खत्म ना हो देश का। और एक अभी मैंने पहले बताया FRBM, तो वो राजकोषीय के लिए फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में आया था, ये भी याद रखना है।
और MRTP क्या है, 1969 में आया है। तो ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कंपनी एक्ट कब आया, 1956 में भी आया, 2002 में इसमें कुछ चीजें जोड़कर नया किया गया। तो याद रखना है, कंपनी के गठन और संचालन के लिए कंपनी एक्ट आया था 1956 में और 2013 में। एक MSME एक्ट आया। MSME एक्ट कब आया, तो 2006 में आया MSME एक्ट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, यानी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की परिभाषा क्या होगी, किन उद्योगों को सूक्ष्म में रखेंगे, लघु में रखेंगे, किसको मध्यम में रखेंगे, और उसका विकास कैसे होगा सूक्ष्म या लघु उद्योगों का। तो उसके लिए MSME एक्ट 2006 में आया था, ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद सुधार यानी सामाजिक कुल सोशल सुधार को लेकर एक्ट आए थे, जैसे न्यूनतम मजदूरी एक्ट। न्यूनतम मजदूरी एक्ट 1948 में। पहले क्या होता था कि जो भी बड़े व्यापारी या बड़े उद्योगपति थे, नॉर्मली सबकी बात नहीं, लेकिन कुछ लोग क्या करते थे, शोषण करते थे, काम ज्यादा करवाते थे, पैसा कम देते थे। तो उसके लिए है न्यूनतम यानी मिनिमम वेजेज एक्ट, न्यूनतम मजदूरी एक्ट 1948 में है। इसमें होता क्या है कि श्रमिकों के लिए कम से कम वेतन तय करना, कि आप अगर इतना काम कर रहे हैं तो आपको कम से कम इतना तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये 1948 में आया था। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में आया। इसमें क्या था कि जो जमाखोरी को रोकने के लिए, जमाखोरी को रोकने के लिए आया था इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। सॉरी, वो थोड़ा नोटिफिकेशन आ गया था। हाँ, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में आया जमाखोरी को रोकने के लिए। जमाखोरी क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी सामान बड़े व्यापारी उसको इकट्ठा कर ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए जो आवश्यक, जैसे गेहूं है, अब गेहूं को पूरे बड़े बड़े व्यापारी शॉर्टेज कर दे रहे हैं, अपने पास रखकर उसके बाद फिर 100 रुपए किलो बेच रहे हैं। तो उसी जमाखोरी को रोकने के लिए इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में आया था, जब SBI एक्ट उसी समय आया था, उसी टाइम में। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट 1955 में आया था। उसके बाद एक एक्ट बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मनरेगा। क्या, मनरेगा। तो मनरेगा सितंबर 2005 में आया। उस समय इसका नाम क्या था, नरेगा था। क्या था, नरेगा। बाद में इसका नाम 2 फरवरी 2006 को, सॉरी 2 फरवरी 2006 को ये लागू होता है। कहां लागू होता है, तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर एक जगह है। तो पहली बार नरेगा लागू कहां होता है, 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में। अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का। इसका नाम कब बदला, तो 2 अक्टूबर 2009। तो 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, महात्मा गांधी, यानी मनरेगा कर दिया गया। महात्मा गांधी उसमें जोड़ दिया गया। तो ये 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का वो जन्मदिन में, उसी से आप याद रख सकते हैं, 2 अक्टूबर 2009। तो 100 दिन के रोजगार की गारंटी इसमें देता है मनरेगा, ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद आया खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया। किस लिए आया, गरीबों को सस्ता राशन प्रोवाइड करने के लिए, यानी फूड सिक्योरिटी, यानी एक तरीके से जैसे कुछ सरकार पहले से ही कुछ व्यवस्था करे रहती है, जैसे कोई भी आपदा या विपत्ति है तो कम पैसे में वो राशन मिले, वैसे नॉर्मल भी राशन कम पैसे में मिले गरीबों को। तो उसके लिए आया था NFSA, नेशनल फूड सेफ्टी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में। उसके बाद एक एक्ट आया 2016 में, IBC एक्ट, दिवाला संहिता। IBC क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड, यानी कंपनी के दिवालिया होने की प्रक्रिया, सॉरी, कंपनी के दिवालिया होने की प्रक्रिया क्या होगी। तो उसके लिए आया था IBC एक्ट 2016 में। कब आया, 2016 में। एक GST जो सबसे फेमस है, 2017 में आया था। 101वां संविधान संशोधन, इनडायरेक्ट टैक्सों का एकीकरण हुआ, यानी पहले बहुत सारे टैक्स थे, उसको एक कर दिया गया, यानी एक बना दिया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में। एक एक्ट आता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में।
तो उपभोक्ता संरक्षण नियम 1986 में तो पहले आया था, लेकिन उसको बदल कर एक तरीके से नया सख्त कानून बनाया गया सीसीपीए के रूप में। सीसीपीए की स्थापना हुई, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो उपभोक्ता संरक्षण एक्ट कब आया? 2019 में। इसके पहले 1986 में परिवर्तन किए गए 2019 में। तो यही आप याद रखना है आपको। तो न्यूनतम मजदूरी 1948। आवश्यक वस्तु किस लिए आया था? जमाखोरी को रोकने के लिए। जो आवश्यक गेहूं चावल आवश्यक, उसकी जमाखोरी न हो। मनरेगा कब आया? 2005 में आया, 2006 में लागू हुआ, 2009 में नाम पलटा। खाद्य सुरक्षा 2013 में आया। आईबीसी, बैंक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कब आया? 2016 में। जीएसटी 2017। उपभोक्ता संरक्षण 2019। एक और आपको याद रखना है, पीएमएलए। पीएमएलए 2002 में आया था, काला धन रोकने वाला कानून था। यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है कि जैसे ब्लैक मनी को गलत तरीके से वाइट करना है, जैसे शराब या ड्रग्स या किसी तरीके से वाइट करना, तो उसको रोकने के लिए पीएमएलए एक्ट आया था 2002 में, जिस समय सरफाइसी भी आया था, आपको याद होगा। तो पीएमएलए एक्ट आया था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। पास कब हुआ? 2002 में। और लागू कब हुआ? 2005 में। बस इतना ही आपको याद रखना है। बस इससे ज़्यादा कुछ इकोनॉमी में एक्ट के बारे में पूछा नहीं जाता लगभग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।